Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। सब ठीक, थर्सडे है, so just one more day to go and then weekend. That is true, one more day to go and then weekend। और रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके? रोज़े सही चल रहे हैं, very tiring I think because पता नहीं तो टाइम कहाँ जाता है ये नहीं पता चलता और ऑफिस से जल्दी भी उठ जाओ तो टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कि इट्स लाइक रनिंग। सो इन अ वे इट्स गुड, इन अ वे इट्स जस्ट लाइक आपको वो जो मैं सोच ही थी कि एक सुकून का रमज़ान गुजरेगा वो मेरा उस तरीके से उतना सुकून का नहीं गुजर रहा। आई ऑल्सो फील द सेम वे। हमारे आजकल जो टाइमिंग्स हैं रोज़ों के, मैं अभी मनसब से बात कर रही थी, वो कराची से मिलते जुलते हैं पहली दफ़ा, बिकॉज डे लाइट सेविंग नहीं हुई है। तो हमारी भी 6:30 बजे इफ्तारी हो रही है एंड दिन बहुत छोटा हो जाता है बिकॉज वाकई 4 बजे के बाद मैं भी भाग रही होती हूँ। सो इट्स बट देन आई लाइक इट कि फिर शामें मेरे पास होती हैं, क्योंकि हमारी वो इतनी लंबी वो I was guessing Mansab कौन से वाले, does he do like a big iftari and then dinner and then no dinner, or small iftari and then dinner after 2 hours? So he said कि खाना क्या होता है, डिनर क्या होता है, इफ्तारी इफ्तारी होती है, रमजान में तो इफ्तारी होती है। तो मैंने कहा अच्छा, कोलेस्ट्रॉल चेक किया है किसी ने बिफोर एंड आफ्टर? कहते हैं सब बैलेंस हो जाता है। सो मनसब इज अ चिल गाय इन रमजान। मनसब इन एनी केस इज अ चिल गाय बाय द वे। और दूसरी बात ये है कि तुम कॉन्टेक्स्ट के बगैर स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया तुमने। लोग बोलोगे चलते चलते ये मनसब का जिक्र कहाँ से आ गया एंड व्हाई डू वी केयर कि मनसब इफ्तारी कर रही है, खाना खा रहे हैं। पहले बताओ तो सही लोगों को कि तुम ये बात क्यों कर मैं रही हो। अभी मनसब से बात कर रही थी, आई सेड इट ना, बट मे बी आई डिडंट से इनफ। तो मैं पूछ रही थी, हम बात कर रहे थे अपनी इफ्तार टाइमिंग्स पे रोजे के। मैंने कहा कि मेरी और आपकी आजकल मिलती जुलती है। तो देन मैंने कहा लेकिन तो के हाँ, ही सेड कि लेकिन वक्त बहुत कम हो जाता है। मैंने कहा क्यों, आप उनमें से हैं जो पहले इफ्तारी करते होंगे फिर 2 घंटे बाद आप खाना खाते होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, हम इफ्तारी पे ही सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं और इफ्तारी इज इट, दैट इज द MVP ऑफ रमजान फॉर अस। देयर इज नो खाना। तो आई वॉज एक्चुअली क्वाइट टेकन अबैक बिकॉज मेरे घर तो एक फ्रूट चाट होती है, खजूर होता है, कभी कभार एक बेचारा भूला बिचरा शायद समोसा अगर आ गया या पकौड़ा, एंड देन इट्स खाना स्ट्रेट। तो इसलिए मैं तो ये स्टोरी सुन के सैड हो गई हूँ शाजिया। व्हाट इज़ एन इफ्तार विदाउट पकौड़े एंड समोसे? सो आई विल स्किप द फूड और आई विल हैव समथिंग नॉन ऑयली इन फूड, लेकिन पकौड़े और समोसे होना तो लाजमी है इफ्तार पे, चाहे मैं 2 खाऊं। मेरे लिए 2 भी बहुत होते हैं। मैं तो खाना आई मिस खाना, आई मिस द रोटी दाल चावल, द देसी खाना। आई कैन स्किप एवरी, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू फील आफ्टर आई ईट, एंड हाउ आई एम गोइंग टू फील आफ्टर इज नॉट गोइंग टू बी गुड इफ आई हैव द पकौड़ास। We feel good even after having a full plate of pakoras and रूह अफ़ज़ा and everything. वैसे मैंने रूह अफ़ज़ा नहीं पिया इस पूरे रमज़ान अभी तक। अच्छा, मैं रूह अफ़ज़ा की फ़ैन भी नहीं हूँ, आई एम मोर ऑफ अ टैंक पर्सन, लेकिन बस एक नॉस्टैल्जिक अटैचमेंट ज़रूर है रूह अफ़ज़ा के साथ, चाहे मैं पीऊँ ना पीऊँ। लेकिन हाँ, मुझे अच्छी लगती है वो शिकंजबीन, नींबू पानी, दैट्स व्हाट आई लाइक। या Okay, so no, we've been having रूह अफ़ज़ा over here। 6 फ्रैंक की बोतल मिलती है, उसके ऊपर भी पीना ज़रूरी है, बच्चे स्पेशली क्रिएटर, उसमें हम तुख मलंगा भी मिलाते हैं। So that is an added। हाँ, लेकिन टैंग is the next one for us, is रूह अफ़ज़ा and then it's टैंग। ओके, ठीक है, आई Okay, थिंक हम ड्रामे स्टार्ट कर सकते हैं। जी। वी हैव मेरी तन्हाई, ए इश्क जुनून, अगर तुम साथ हो, यही सही नाम लिया ना मैंने। एंड देन वी हैव कल कौन सा आया था भाई, नाम ही नहीं याद We आ रहा have मुझे। Diane, वी हैव डायन, आई थिंक वी हैव 4 ड्रामाज ओनली। we have 4 dramas, yes। वी हैव 4 ड्रामाज क्योंकि पहले हमारे पास वो था दुनियापुर जो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल, yeah। जो ख़त्म हो गया है। सो वी हैव डायन, ए इश्क जुनून, मेरी तन्हाई और अगर तुम साथ हो। बिल्कुल। और अगर आपको राइट, तो दिल ये 4। वाली गली पे कुछ कहना है, आप कह सकती हैं। वैसे तो राबिया आई थिंक अपने चैनल पे कर रही हैं काफ़ी रेगुलरली ऑन, आई डोंट नो ऑल द रमज़ान ड्रामास, बट आई थिंक इश्ती चाशनी एंड दिल वाली गली यू आर डूइंग या ऑल द रमज़ान ड्रामास। ऑल द रमज़ान ड्रामास। जब भी तो टाइम नहीं मिल रहा राबिया को। अच्छा, या ओके, चलो लेट्स बिगिन विथ ठीक है, पहले कौन सा ड्रामा करना है आपने? ऐश की जुनून। ठीक है, ऐश की जुनून की लास्ट एपिसोड आ गई। सो आप जो एक्सपेक्ट कर रही थी वही हुआ या वर देयर एनी सरप्राइजेस फॉर यू? Well, I didn't expect Shahroz to die, but I also felt कि यहाँ
उसकी डेथ बनती थी इन द स्टोरी, इफ आई कैन एक्सप्रेस दैट वेल। क्योंकि मैं सोचती थी कि शहरोज का कोई रिडेम्पशन नहीं है, शहरोज वाकई बेचारा जो है ना, मेंटली ही was gone। and I know therapy, I'm not a therapist, but I feel therapy भी आपको एक लेवल तक हेल्प कर सकती है। फिर उसकी अम्मा जो है वो भी उसका साथ नहीं दे रही थी। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब कोई बच्चा या कोई इंसान थेरेपी पे जा रहा होता है, दे हैव टू एक्चुअली stay away from the influence, the negative influence that they have in their life, and the therapist actually advise, not just advise that, they make that happen, at least यहाँ के मुल्कों में। तो जब अम्मा constantly उसके साथ, अम्मा ने कुछ नहीं सीखा था और अभी तक नहीं सीखा, so then I felt Shehroz had no future except to die। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग था जब वो अदालत में अंदर बात कर रहे होते हैं, पीछे से फिर वो एकदम से दिखाते हैं कि शहरोज़ जो है उसके हाथ में गन है एंड ही इज़ शूटिंग। तो आई वाज लाइक ओह इंटरेस्टिंग, अच्छा ये हो रहा है, अब क्या होगा। लेकिन जब वो मरा तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मरेगा। एंड उसके साथ ही ना मेरे जहन में वो पिछले हफ्ते जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी वो इट केम इन माई माइंड, बिकॉज यू वर टॉकिंग एग्जैक्टली अबाउट द सेम थिंग जो तुमने भी बोली है कि उसकी रिडेम्पशन कुछ होने के चांस नहीं लगते। अगर वो जेल चला भी जाए तो हमें नहीं लगता कि वो ठीक हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस ऐसी चीज़ों का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो तो उसके जहन में वो सही है। तो फ्रॉम दैट वे यू नो इट वाज समथिंग लाइक थिंकिंग, अच्छा तो उन्होंने सोचा कि इसको मार ही दो, दैट इज़ द ओनली वे कि कुछ ना कुछ आप एक कहानी को एक साइड पे लेके जा सकते हैं, वरना उसका जेल जाना, क्योंकि फिर वो पैसे दे के उसको बाहर निकलवाने की कोशिश करती उसकी माँ, या फिर फारूक को किसी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करती, उसकी सज़ा कम कर लेते, कुछ भी हो सकता था। तो आई आई थिंक आई लाइक द ट्विस्ट कि उन्होंने उसको मार दिया। यूजुअली मैं जब ऐसे लोग होते हैं उनकी मौत के फेवर में नहीं होती, मैं कहती हूँ उनको सफ़र करना चाहिए, बट मे बी शहरोज़ सफ़र द होल लाइफ हिमसेल्फ कि उसको बाप की मोहब्बत नहीं मिली, एंड ही ऑलवेज हैड दिस एहसास कमतरी और दिस कॉम्पिटिशन विद हिज ओन ब्रदर। ऑल्सो आई फेल कि उसका मरना आफिया के लिए शायद सज़ा थी, यू नो। हाँ, बट आफिया विल नेवर लुक एट एनीथिंग दैट वे, क्योंकि आफिया का एंड, गोइंग बैक टू शहरोज क्विकली, आई थिंक वो जो उसने सजा सुनी ना कि 10 साल और फिर 5 साल और 15 years फॉर हिम इन प्रिजन, एक्चुअली तो उसके जो जो उसके रिएक्शन से जो उसने गन निकाली, और इट वाज वेरी in matching with his character, because I would expect Shehroz to do that. I would expect Shehroz to keep fighting and get desperate and do all the crazy things and all the unimaginable things that you shouldn't do. So yeah, so I agree. Now coming to Afia, I think I also liked it कि Afia को दिखाया कि वो वैसी है। Afia cannot come to terms with Eamon. Afia अभी भी Eamon को blame कर रही है, और she would rather be alone and suffer in silence alone, क्योंकि उसका कोई ऐसा, क्योंकि देखो उसने किया क्या था, she wanted to kill these people। तो I think again I was happy with that character's end। अच्छा, मैं उस कैरेक्टर के एंड से हैप्पी हूँ नहीं हैप्पी हूँ मुझे श्योर नहीं है, बट आई जस्ट फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि टिल द एंड शहरोज़ मर भी गया, और जब राहिम उसके पास आया और फारूक उसे कहता है कि तुम इसके साथ चली जाओ, तो वो उससे क्या कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे रोज़ उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी और मुझे तकलीफ़ होगी और मुझे याद आएगा कि इसने मेरे बेटे को मार दिया, इसकी वजह से मेरा हस्बैंड चला गया। तो उसके दिमाग में अभी भी वो चीज़ नहीं आई कि उसने क्या गलत किया, क्या गलत हुआ, वो अभी तक अपने आप को सही समझती है। इस वजह से मुझे लगता है कि उसकी सज़ा इसलिए क्योंकि वो एक तकलीफ़ से गुजर रही है, वो कभी भी ना वो उस तकलीफ़ से नहीं निकल सकेगी। उसे लगेगा कि ओ मैं बचा सकती थी, शायद वो ज़िंदा हो जाता या कुछ भी, और वो नहीं उसको चीज़ वो पा सकती है। तो वो एक उसके लिए तो वो एक तकलीफ़ दे ज़िंदगी है जिससे वो गुज़र रही है। इवन जब शहरोज़ और इवन जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, वो कॉन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब राहिम ने उससे पहले बिफोर द कोर्ट केस शुरू में जब राहिम और वो बात करते हैं और राहिम उससे कहता है कि एक्चुअल कल्प्रिट और एक्चुअल कसूरवार शहरोज़ की आप है, आपकी वजह से शहरोज़ को हुआ, विच वॉज सही बात, बिल्कुल उसने सही बात बोली। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड के ड्रामे ने ना बहुत इन अ वेरी सटल वे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भेजे कि शहरोज़ तो एक है लेकिन उसके पीछे कौन है। वाकई उसकी माँ का सारा था, जो माँ के अंदर कंपटीशन चल रहा था, जो माँ के अंदर चीज़ चल रही थी, इनसिक्योरिटी आ रही थी, वो राहिम को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकी, उसने वो सब चीज़ उंडेल दी अपने बेटे में। हालांकि वो चाहती तो शायद वो इसको कम कर सकती थी या शायद बेहतर हैंडल कर सकती थी, You know, I partially agree with that statement। वो तो थी गलत, आफिया तो थी गलत, but I feel अली नवाज got away scot free over here, because अली नवाज ने जो किया, अपनी बीवी को नहीं बताया कि बच्चे को कहाँ से, फिर उसने बार बार उस बच्चे को प्रेफरेंस दी, and which we have discussed before also,
कि शहरोज की आधी प्रॉब्लम्स तो उसके अब्बा से आती थी, और देखते हुए कि दोनों बच्चों को इक्वल, एंड आफिया का भी रिएक्शन, चाहे आफिया वाज नॉट अ गुड पर्सन, वी सॉ दैट इनसाइड, ठीक है, लेकिन आफिया को एक और ट्रिगर मिला क्योंकि उसने देखा कि मेरे बेटे को तो इम्पोर्टेंस मिलेगी नहीं जब तक राहिम इस घर में। सो एंड अली नवाज गॉट अवे विद एवरीथिंग, ही जस्ट डाइड, ही डिडंट सफर, नथिंग हैपेंड टू हिम। डू यू एग्री विद मी? हाँ तुम सही कह रही हो। उसका उसको किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया। लाइक ही डिडंट इवन हैव टू फेस आफिया, ही डिडंट हैव टू फेस एनीबडी अदर देन राहिम। तो थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहिए था मुझे लगता है। बट इन अ वे मे बी उसकी सज़ाई थी कि उसके बेटे को, वो अपने बेटे को अपने पास रखते हुए ओन नहीं कर सकता था, ये भी एक सज़ाई। अपने बेटे को अपने सामने उसके साथ बुरा सलूक होते हुए देख रहा था, ये भी एक सज़ाई। बट उसने भी बुरा किया फॉर श्योर, ये चीज़ तो है। बस आफिया का कैरेक्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और उसकी एंडिंग जो है और वो जो उसका थॉट प्रोसेस है कि वो जब राहिम से भी बात करती है तो कहती है नहीं बात तो बड़ी सिंपल थी, इट्स शेरोज़ वर्सेस यू, तो इट विल ऑलवेज बी शेरोज़, मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। ये बड़े पावरफुल सेंटेंसेस दे, एंड दिस क्लियर विजन ऑफ अ मदर कि उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि बेटे ने सही किया गलत किया, उसके लिए वो बेटा है और वो उसको बचाएगी। तो हमारे यहाँ जो विलन्स होते हैं ना शाजिया, या नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो बड़े उनमें ना लेयर्स नहीं होती हैं, या वो बड़े सिंपल से होते हैं कि अच्छा गलत कर दिया अब उसको मार दो, पागल हो गया, माफ़ी मांग ली। ये एक डिफरेंट कैरेक्टर था, जुनूनी कैरेक्टर, जो किसी भी हद तक जा सकता था अपने बेटे को बचाने के लिए। उसको लगता था वो और उसका बेटा सही है। तो मुझे ये जो कैरेक्टर प्रोफाइल था आफिया का, वो बहुत अच्छा लगा था। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इरसा गज़ल डूइंग अ फैबुलस जॉब एज आफिया। And also Rabia, I'm glad they didn't fall for the temptation कि हमें इसको आपको गोल चक्कर करके रिडेम्पशन दिखाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत ग्रे दिखाया। आफिया ने कहा उससे मैं तुम्हारे बेटे से मिलने आऊंगी, आई विल कम। सो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही डार्क साइड है, डार्क साइड पे, बट देयर वाज स्टिल अ लिटिल बिट बीच में, जैसे वो खाना भी जब खिला रहे थे एक दूसरे को, कुछ ना कुछ था वहां which showed that there's a little bit of humanity in her, but it's all reserved for Shehroz. या ओवरऑल आई थिंक ड्रामे की एंडिंग अच्छी थी, मुझे एपिसोड अच्छी लगी। दो तीन चीज़ें मुझे नहीं समझ आई, जैसे शम्सी का कैरेक्टर मुझे लगा था वो, आई डोंट नो, मैंने शायद बीच में कुछ मिस कर दिया। वो तो पहले राहिम ने पकड़वा दिया था, तो वो कहाँ से आ गए, ठीक है, एकदम से। फिर वो तीसरी बार वो बोल रहे थे उसको, जो उसका मंगेतर होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जमाल। जमाल के कैरेक्टर को कह रहे थे तीसरी बार कि तुम अपनी गवाही चेंज करो, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही कोई मजाक की चीज़ बन जाएगी कि अगर वो तीसरी बार अपनी गवाही चेंज करेगा। फिर थर्ड थिंग, जब जमाल ने अपनी गवाही चेंज नहीं की तो मुझे वो भी समझ नहीं आई कि एकदम से कैसे चेंज हो गया। आई डिड गेट इट कि ठीक है बाद में राहिम शम्सी के साथ बैठा होता, बट राहिम को कैसे पता कि शम्सी जो है उसने ये किया है या वो जमाल की गवाही चेंज करा देगा, ये किस तरीके से। तो थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत फास्ट फॉरवर्ड में उन्होंने टू दिस पॉइंट ला के दिखा दिया। मुझे थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट या उसकी कुछ चीज़ नज़र आनी चाहिए थी वीडियो में। अच्छा, हाँ, आई एग्री विथ यू, वो बहुत उन्होंने जल्दी जल्दी किया था, एंड वी वर लाइक रोलिंग आवर आईज, नॉट अगेन जमाल। तो आई एग्री विथ दैट। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, अजीब नहीं, एक्चुअली वेरी टिपिकल, कि ईमन जब स्टैंड पे जाती है तो फिर वो उनकी बारी थी कि वो बिग स्पीच दें। शुक्र वो स्पीच बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो सबने तालियां बजाई थी, दैट आई फाउंड अ लिटिल लूडिक्रस एज फार एज आई एम कंसर्न, बिकॉज आई डोंट नो क्या कोर्ट में होता है इस तरह के लोग तालियां बजा रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा उन्होंने वहाँ सेंसेशनल कर दिया था। ऑल्सो आई वॉज होपिंग कि वो स्पीच नहीं हो, क्योंकि मेरे लिहाज से उसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे वो सवाल अच्छा लगा जो वो कहती है कि आप सब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ज़िंदा तो रह गई, फिर वो मुझे चीज़ अच्छी लगी। बट एज यू सेड थोड़ा छोटा करके टू द पॉइंट, मोर फैक्चुअल करते, उसको रोते हुए नहीं दिखाते, वो संभल के बात कर रही होती, इस तरह नहीं जज्बातियों की बात करती, तो मे बी इट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव फॉर मी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। एंडिंग मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने दिखाया कि राहिम ने एम्पावर कर दिया है एमन को, और बच्चा भी है उनका, एंड शी इज़ गोइंग एंड शी इज़ डूइंग। एंड अगेन शहरिया मुनव्वर जो रोल्स पिक कर रहे हैं, उस रोल में हमेशा कोई ना कोई मैसेज होता है। तो एंड के डायलॉग भी उनके बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थे, दैट he talks about a prince and a girl and everything, and बड़े you know उसमें डबल मीनिंग थे, उसमें डबल मीनिंग नहीं, but it had meanings to it, you know. Yes, I totally agree with you, because it sort of told you कि भाई आप सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए एक प्रिंस नहीं आएगा, it can be the other way too. Anyway, so are we done? Is there anything we are missing? No, we are done and we can do Diane now. I just want to say something small. इसकी
ऐश के जुनून की कहानी बहुत अच्छी थी. दे अटेम्प्टेड टू मेक अ थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री. आई थिंक दे सक्सीडेड. कुछ बहुत अच्छे सीन्स थे जिसमें आपने अंडर वाटर भी शूटिंग करी थी. कुछ ऐसे सीन्स थे जिस एपिसोड में उसको खींच के शेरोज नीचे लेके जाता है द सेकंड टाइम, जब वो मिलता है उससे हॉस्पिटल में होता है राहिम. ऑल दो सीन्स केम टुगेदर रियली वेल. आउटडोर सीन्स भी बहुत अच्छे थे. सिर्फ ये जो सब प्लॉट्स आपने डाले हुए थे ना, जैसे जमाल की कहानी और उनकी जो बहनोई थे, वो दोज आर द थिंग्स यू नीड टू स्टेयर अवे फ्रॉम और इम्प्रूव इफ यू वांट टू हैव देम, ताकि आपका पूरा पैकेज जो है वो उतना ही पावरफुल है जितनी आपकी मेन स्टोरी है. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. सिर्फ एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी, शुरू की एपिसोड मुझे नहीं इंटरेस्टिंग लगी थी, तो आई थिंक फिर उसके बाद एक दफ़ा जब कहानी ने पिक कर लिया था तो बहुत मज़े की हो गई थी. एंड वी मस्ट गिव क्रेडिट टू ऐश के जुनून फॉर गिविंग अस अ स्टोरी विच नॉट ओनली हैड रोमांस बट ऑल्सो हैड अ मिस्ट्री, अ थ्रिलर गोइंग ऑन, यू नो. और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि शाज़िया उन्होंने राहिम और एमन की जो कहानी बताई, वो ये नहीं कि एमन फ़ौरन राहिम से मोहब्बत में मुब्तला हो गई, बल्कि वो उससे शुरू में भाग रही थी. ना ये कि राहिम एकदम से उससे मोहब्बत में मुब्तला हो गया. दे स्लोली गॉट टू नो ईच अदर. एंड राहिम का एक साइड दिखाई जहाँ वो एमन को समझ रहा था, वो एमन की बहुत सी चीज़ें जानता था. तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने एक अंधी मोहब्बत नहीं दिखाई थी, उन्होंने एक मोहब्बत का भी सफ़र दिखाया था बिटवीन द टू ऑफ देम, यू नो. Totally, I agree with you. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू डायन नाउ. We can move on to Diane. Acha, so I have seen these stories where हम सब ने देखा है, इर्द गिर्द में भी देखा है कि भाई पहली शादी से बच्चा नहीं हो रहा तो आप दूसरी शादी कर लें. लेकिन यहाँ जो डायलॉग्स है ना शबाब के, कि मुझे तो सिर्फ उसकी कोक चाहिए, बाकी तो सब सही है. So my question to you is, are they showing halal surrogacy in Diane and making it very clear that that's what it is? ये तुमने मैसेज भी किया था मुझे जब तुमने एपिसोड देखी है ना. आई वाज थिंकिंग, तो मैंने उस वक्त एपिसोड नहीं देखी थी तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई. मैंने कहा अच्छा ऐसी कोई बात हो रही है. लेकिन आई थिंक इट्स अ सिंपल, अब यू वांट टू कॉल इट हलाल सरोगेसी, यू कैन कॉल इट, लेकिन मेरे लिए तो इट्स अ सिंपल कहानी ऑफ दूसरी शादी. क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि 6 महीने के लिए मुझे तुम अपनी बेटी को दे दो, या तुम्हें मैं बस बच्चा करके मैं उसके बाद तलाक करा दूंगी. उसने ऐसी कोई बात नहीं बोली. उसने कहा है कि उससे मैं बच्चा लूँगी और वो तुम्हारे नीचे दबी रहेगी, मेरे नीचे दबी रहेगी, तो वो कभी इस घर की मालकिन बनने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि शी विल ऑलवेज बी इन गिल्ट. सो एंड वी विल रेज द, मुझे बच्चा मिल जाएगा और तुम्हारा नाम होगा. तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम हलाल सरोगेसी ऐसे कह सकते हैं. हाँ, अगर वो ये होता कि वो बोलते कि कॉन्ट्रैक्ट है कि यू विल गेट मैरिड और यू विल हैव अ बेबी और बच्चे के बाद तुम इसकी ज़िंदगी से चली जाओगी. उसने ऐसी कोई बात नहीं की है निहाल की माँ से या निहाल से, ना ही उसने जवार से ऐसी कोई बात की है, ना ही हमें शबाब के कैरेक्टर को सोचते हुए दिखाया ऐसी चीज़. तो मुझे नहीं लगता. सो ओनली कॉन्ट्रैक्ट ये ज़रूर है कि वो माफ़ी नामे पे साइन कर देंगे, तो एक्सचेंज है. लेकिन यू आर राइट कि वरना तो वो कहते कि जब बच्चा हो जाएगा तो फिर तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगी, या वो उसको किसी और तरीके से फाइनेंशियली भी हेल्प करते कि ठीक है यू आर नॉट वेल ऑफ, या तो हम तुम्हें इतना अमाउंट दे देंगे या तुम्हें हम सेटल कर देंगे. एंड देन so that is something. But the fact that she kept saying कि मुझे तो I just need her to have the baby was there. But ठीक है, you know, let's see. Of course, क्योंकि कहानी तो अभी आगे चलेगी निहाल एंड जवार में, तो we'll see क्या होता है. मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगता है थी मैं, लेकिन शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत एडवांस स्टोरी होती है कि शादी के बगैर यू नो जो इंसेमिनेशन होती है एक औरत की बॉडी में ऑफ द एग, यू नो, वो एग को बाहर यूटिलाइज करके फर्टिलाइज करके दे यूज़ अ बॉडी ऑफ अनदर वुमन, नॉट द वाइफ, टू ग्रो द चाइल्ड. अगर वो कहानी लेते कि ये वो बोलती कि ये निहाल का कैरेक्टर करेगा या निहाल ये करेगी और उसके बाद निहाल अपनी ज़िंदगी जी सकती है हमें बच्चा देने के बाद, विच इज़ व्हाट हैपेंस विद सरोगेट मदर्स, तो फिर मुझे लगता है एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट कहानी होती. बट मे बी हमें यहाँ पे बहुत बैकलैश फेस करनी पड़ती. बट अभी तो इट्स अ सिंपल स्टोरी ऑफ सेकेंड मैरिज. आई डोंट नो इफ़ दैट सेकेंड मैरिज विल सर्वाइव, क्योंकि जो प्रोमोज देखे उसमें महविश खान का कैरेक्टर एक डिफरेंट एवटार में आता है और वो चला जाएगा, अभी निहाल का कैरेक्टर वापस आएगा, या यही निहाल का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा. दैट्स द क्यूरोसिटी आई हैव टू फाइंड आउट. बदला लेना होगा, बदला लेंगे. अभी तो किसी को हवा ही नहीं है उस घर में. जवार एंड शबाब हैव नो आइडिया व्हाट द पीपल इन द हाउस हैव डन, और उसको भी नहीं, निहाल को भी नहीं पता. आई वाज थिंकिंग जब वो जाएगा ना जवार और वो पूछेगा कि हुआ क्या था यहाँ, तो वो ये सवाल करेगा कि तुम्हारे अब्बा को किसने बताया कि हुनैन यहाँ आया. लेकिन ऑफ कोर्स
इट वाज, आई मीन, इट डिडंट, देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू आस्क, क्योंकि निहाल ने भी कहा कि अब्बा को हवा पर, बट मुझे ये था कि इसको कब पता चलेगा, कब, क्योंकि अभी तक इसको नहीं पता। उनकी आपस में ही चल रही है कि वो अपने बेटे को उन्होंने कर दिया आगे कि ये होगा, उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा मैं बड़ी हूँ मेरा होगा, तो वो उसी में फंसे हुए अभी सबके सब, एंड देन एकदम से उनके ऊपर निहाल आ जाएगी। और वो सही कह रही थी बड़ी वाली बहन जो ज़ैनब करीम का कैरेक्टर है कि शबाब को तुम इतना सही था ना समझो, उस शी इज़ प्लानिंग समथिंग, शी इज़ नॉट गोना लेट दैट हैपन। मुझे अजीब सा लगा था, वो छोटा सा बच्चा है, उसने पूरा इतना फैंसी सूट पहना हुआ है और जवार के पीछे पीछे चल रहा है और वो कह रहा है हम बड़ा मज़ा आया ज़मीनों पे जाएंगे। बट मे बी देन आई वाज थिंकिंग कि इधर का माहौल ही ऐसा होता होगा कि बचपन से ही बच्चों को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो इस तरह के हो जाते हैं। हाँ, बिकॉज वो उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको कहते हैं कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी रेज्ड फॉर, इट्स नॉट स्कूल, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, इट्स दिस। तो बेचारे बच्चे भी क्या करें। आई थिंक हेरा मानी इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब। शाजिया शबाब का कैरेक्टर ना, अब एक ऐसा कैरेक्टर देखो, यही बात होती है कि आप डायरेक्ट उसे कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें परफॉर्मेंस में, कि शबाब एक बड़ी अजीब सी चीज़ कर रही है कि वो अपने मतलब के लिए एक लड़की की ज़िंदगी को तबाह कर रही है, ठीक है, बट यू डोंट फील एंग्री एट शबाब। शबाब आपके लिए नेगेटिव कैरेक्टर मेरे लिए नहीं है एज ऑफ नाउ। आई फील फॉर शबाब। जब वो वापस जा रही होती है गाड़ी में निहाल के घर से, वो रो रही होती है ना, आई वाज फीलिंग फॉर हर। उसके बाद भी जब वो जवार को मनाने की कोशिश करिए, तो यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर शबाब। I have a soft corner for her, and Hiramani is really lighting up the screen here because I mean, her presence is very strong. जब वो कमरे में भी बैठी होती है, रो रही होती है, और फिर जवार आके उससे कहता है, उसको मनाने की कोशिश करता है खाना, तो उनकी अपनी रिलेशनशिप दोनों की बड़ी अच्छी दिखाई है, and a lot of that has to do with both the performances. But my question to you is कि जब वो है, ठीक है, they do have a child, they have 2 children actually, so बिकॉज शबाब को इतना सिंपल एंड इनोसेंट नहीं दिखाया है, लाइक यू सेड, सो इट्स ऑल अबाउट पावर फॉर हर ऑल्सो। इट्स नॉट जस्ट कि वो एक बच्चा दे दे, लेकिन वो बच्चा उसके कंट्रोल में होगा ना, अगर उसका होगा, अगर उसकी बाकी 2 बच्चे होंगे तो दे आर नॉट, और हुनैन भी इनके जरा कंट्रोल में था, सो इट वाज ओके। सो आई थिंक इट्स अ लॉट मोर देन दैट, इट इज पावर पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अबाउट गिविंग जवार अ चाइल्ड, इट इज अबाउट मेकिंग श्योर कि वो इन लोगों का ही बच्चा हो, ताकि आगे जाके उन्हीं के हाथ में बिजनेस रहे। हाँ, वो तो ऑब्वियसली उस पिछली दफ़ा उन्होंने दिखा दिया था ना, माँ उसको यही समझाती है कि इससे पहले कि वो खुद जाए तुम खुद ले आओ, यू बी द बिगर पर्सन। तो वो तो माँ ने उसको समझाया था, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ सर्वाइवल फॉर हर ऑल्सो। दोनों नंदे तो उसको छोड़ेंगी नहीं अगर उनके बच्चे आ जाएंगे, तो ये तो शबाब के लिए सर्वाइवल का एक ज़रिया है ना। मेरे लिए बड़ी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो जवार और शबाब की केमिस्ट्री, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। आई थिंक ज़ेहरा मानी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, एंड आई लव हर वार्डरोब। अभी हमने उनको सुन मेरे दिल में देखा था, उसमें बिल्कुल डिफरेंट उनका एवटार और वार्डरोब थी। इधर बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे उनकी साड़ियाँ इतनी खूबसूरत लग रही हैं, उनके बाल, हर आई मेकअप, दैट ऑरेंज साड़ी विद दैट आई मेकअप वाज सो फैबुलस। सो शी इज़ लाइक, आई फील दैट उनका एक करियर है, एक टाइम से वो काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी व्हेन शी कम्स ऑन द स्क्रीन शी ओन्स द स्क्रीन, देयर इज़ नो वे यू कैन इग्नोर हर। सो आई थिंक एक तो आई वांट टू अप्रिशिएट दैट, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जर्नी में, बहुत से एक्टर्स अपने आप को छोड़ देते हैं कि अच्छा अब ये क्या बस, लेकिन वो दिल जान से अपना कैरेक्टर कर रही हैं और छोटी छोटी डिटेल से अपना पैशन शो कर रही हैं। तीसरी चीज़, जब जवार बिस्तर पे बैठा होता है, गुस्सा होता है, ठीक है, गुस्सा करके जब बैठ जाता है पहली बार, दूसरी बार कमरे में खाना लेकर आता है और सब कुछ उसको देता है, फिर वो जाके बैठती है शबाब उसके पास और वो कुछ कहता है, वो उसका हाथ, शाजिया उन्होंने दिखाई नहीं, लेकिन इम्प्लाई ये किया कि वो उसका हाथ दबा के उसको रोकती है कुछ भी कहने से पहले। वो इतना कोई खूबसूरत और इंटीमेट एक्शन था दैट शोड कि वो उसे कहती है नहीं तुम कहीं मत जाओ और चुप रहो और मेरी भी सुनो, और वो कहती है कि तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान है ये, लेकिन इस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़, फिर वो एक्सप्लेन करती है। तो ये जो डिटेल्स है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, एंड विच मेक द ड्रामा समथिंग दैट आई वांट टू वॉच फॉर मी एटलीस्ट, एंड इट ऑल्सो नलिफाइज फॉर मी द टॉक्सिसिटी दैट आई सी इन अदर कैरेक्टर्स एंड अदर सीन्स। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? मुझे तो उन दोनों की वैसी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, एंड इट इज शो, एंड द फैक्ट कि उन्होंने दिखाया कि कितना मुश्किल था जवार के लिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, और जो वो कर रही थी। There was a point in my mind, yes. I just wanted to talk about Nihal's mother. कि वहाँ जो आपने दिखाया है वो इतना अपने ओवर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, एंड वो जो आप बार बार एक कहानी दिखा रहे होते हैं ना कि अम्मा जो है अपनी शादी बचाने के लिए, क्योंकि उसने कहा था मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, उसके अब्बा ने, निहाल के अब्बा ने निहाल को ठूस, अगर वो ये कह देती कि भाई तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा और तुम्हें यहाँ अपने बाप के साथ नहीं रहना होगा,
I would have accepted that explanation better, but I felt that here आपने कैरेक्टर को डाउन कर दिया है, जबकि आप उसको बेहतर अल्फाज उससे डायलॉग्स कहलवा सकते थे. नॉट ओनली दैट शाज़िया, आई ऑल्सो फील कि वो जो कैरेक्टर है ना उसका ये कहना मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि शुरू में आपने हमें दिखाया कि वो जॉब करती है, राइट, वो एक दिन लेट आती है तो उसका बाप गुस्सा हो रहा है, तो ये कोई वो औरत नहीं है जो जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, जिसे दुनिया ना देखी हो, तो और वो अपनी बेटी के लिए अच्छा फील कर रही है, अपनी बेटी को बोलती है तुम अंदर चली जाओ, मैं मार खा लूँगी एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ना फिर आपको कोई रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लेकर आना चाहिए था कि वो इतनी फंसी हुई है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सेव हर हस्बैंड। सो या तो वो कहते जो तुम्हारी बात है वो थॉट प्रोसेस लेकर आते, या फिर कोई और ऐसी जस्टिफिकेशन दिखाते कि हमें समझ आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दैट ट्रैक इज़ वेरी इंसेन, वेरी टॉक्सिक, वेरी नेगेटिव, एंड इट्स रियली सैड बिकॉज निहाल के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। निहाल वो अपनी बेटी को बेच रही है, उसको पता है उसकी बेटी की कोई वैल्यू नहीं होगी कोई, बट इतना भी क्या। सो मुझे वो चीज़ समझ भी नहीं आ रही और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है वो ऑनेस्टली। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उसे कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हारी इश्क की वजह से सब कुछ हुआ है, शी वाज पार्ट ऑफ दैट, शी वाज हेल्पिंग हर आउट। तो वो एक्चुअली यू आर राइट, कैरेक्टर हैज मेड, जबकि वो बाहर आके फिर रोती है और फिर मुझे लगता है अच्छा ये किसी और वजह से कह रही थी, बट क्यों किसी और वजह से निहाल से ओपन कम्युनिकेशन करे और बताए कि क्यों कह रही है। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे दे स्क्रिप्टेड द बल्कि वो तो ये कैरेक्टर. होना चाहिए था, बल्कि वो तो ये होना चाहिए था कि वो बोलते जवार को कि हम इसके अगेंस्ट गवाही दे देंगे अपने मियाँ के, तुम हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दो मंथली बेसिस पे, वो ये सौदा भी कर सकते थे। तो यहाँ पे मुझे ना स्टोरी बहुत वीक लग रही है और यहाँ स्क्रिप्ट को बेहतर कर सकते थे। तीसरी चीज़ दैट आई जस्ट वांट टू से टू इफ द टीम इज लिसनिंग टू अस, आई थिंक देयर आर जस्ट टू मेनी डायलॉग्स हैपनिंग, टू मेनी टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई वांट टू वॉच, बट एंड आई एम जस्ट, मैं पेशेंटली वेट कर रही हूँ कि ओके अगले 1-1.5 हफ्ते में ये कहानी आगे मूव कर जाएगी और मुझे इतनी नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिसिटी नहीं देखनी पड़ेगी। वो दोनों बहनों की कॉन्वर्सेशन, निहाल और उसकी माँ की कॉन्वर्सेशन, निहाल के अपने थॉट प्रोसेस, इतना हम ग्रीफ और इतना टॉक्सिसिटी क्यों देखें? इट्स नॉट इवन फॉर एन ऑब्जेक्टिव व्यू, मतलब उसका फोकस कोई उसका वो भी नहीं नज़र आ रहा। सो आई फील अगर उस पर कट डाउन कर लें तो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू टू वॉच। I totally agree with you, Rabia. And with that, I mean, actually, the thing with Dine is, I'm hoping कि आगे जाके मैं बरकरार रख सकूं अपनी viewing, which I shouldn't be thinking. या एंड आई वांट टू अप्रिशिएट एहसन खान परफॉर्मेंस। बहुत जगहों पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, ये मैं पिछली दफ़ा भी कहना चाह रही थी और मैं नहीं कह पाई। एंड जब वो पिछले हफ्ते जब वो या चले इस हफ्ते के शुरू में भी जब वो कमरे में घर के अंदर एंटर होते हैं ना, तो म्यूज़िक भी यूज़ हो रहा है, बट देयर इज़ हिज प्रेजेंस, यू नो, जवार की प्रेजेंस है कि वो घर में आया है जब, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है। ठीक है जी, and with that we can go on to अगर तुम साथ हो और मेरी तन्हाई, you choose. मेरी तन्हाई। ओके जी, तो हमें अब बैकग्राउंड पता चल गए हैं कि अली के साथ क्या हुआ था। हमें ये भी नज़र आ गया कि कनीज़ फातिमा कितनी ज़्यादा टॉक्सिक थी एंड क्यों, मतलब जब मैं वो देख रही थी ना सब राबिया, आई वाज फीलिंग एग्जैक्टली व्हाई अली इज सो बिटर, बट आई वाज आल्सो वेरी एंग्री एट हिम कि एंड में जाके उसने क्यों इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ऊपर यस किया जब वो खड़ा हुआ था शादी वाले दिन, ही वाज इन द शेरवानी। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अब वो क्या, इट्स समथिंग आई डोंट वांट टू कॉल आउट ऑनेस्टली राइट नाउ, बिकॉज जब मैं वो ड्रामा देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि जब पहली बार बाप उसको बताता है और कहता है कि ये अली टेक्स अ स्टैंड एंड ही सेज मैं शादी नहीं करूँगा, मेरी शादी हुई हुई है, एंड आई वाज थिंकिंग ये अभी शाम को अपना बैग लेके निकल जाए और चला जाए और किसी को नहीं बताए। एंड आई थॉट अगर वो ये कर लेता है, पीछे से खबर आ जाए कि बाप मर गया, तो विल ही बी एबल टू लिव विद दैट न्यूज़, यू नो, बिकॉज एक तरफ तो हम, आई वुड लाइक टू बिलीव कि जिसकी जिस वक्त मौत लिखी है वो है, यू नो, आई वॉन्ट टू, वी ऑल बिलीव दैट, लेकिन आप उससे ब्लेम तो नहीं हटा सकेंगे। तो मैं ये बात सोच रही थी। अब ये तुम्हारी वाली बात एग्जैक्टली यही, अभी तो आई थिंक कनीज़ फातिमा पूरा ड्रामा करी, ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज़ लाइंग, ठीक है, लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोल रही, उसकी बच्चियों को वाकई तलाक हो जाए, तो हाउ डू यू टेक दिस बोझ ऑन यू? क्योंकि अभी थोड़ा सा वो फैमिली दिखाई है जहाँ पे वो तो घर बचाने के लिए उसकी शादी करें अपनी बेटी की, यू नो, वो कहते हैं बेटी की, और उन्हें ये भी नहीं एहसास हो रहा कि दूसरी तरफ एक औरत है जिसका वो घर ख़राब कर रहे हैं, जिसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। वरना तो जो आपको इस बात पे तलाक दे दे तो इससे वो तो दे दे तलाक, फिर उसके साथ रहना तो बनता ही नहीं है, यू नो। जिसको अपनी बच्चियों का ख्याल नहीं है, जो अपनी ईगो और अपनी उसकी वजह से अपनी बच्चियों की वेलफेयर को नहीं देख पाए, बच्चियाँ डोंट नीड दैट फादर, बच्चियाँ डोंट नीड टू बी विद दैट फादर। तो यू नो ये थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन हम तो एक बहुत रिग्रेसिव ख़ानदान की बात कर रहे हैं।
सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस. देयर वर टू थिंग्स. नंबर वन, के एंड में जाके उसको तलाक देने की ज़रूरत नहीं थी. अली को ही कुड हैव सेड कि शादी रहेगी, क्योंकि दो चीज़ें इंटरेस्टिंग दिखाई. एक ये कि वो बार बार कह रहा था गोरी से शादी कर लिए, गोरी. तो ये एक माइंडसेट था लोगों का, और अभी भी शायद है, कि उससे शादी. सो दे दैट्स वाई जब हम कह रहे हैं ना कि दे डोंट केयर कि वो एक और औरत है, उसको उन्होंने ह्यूमन डीह्यूमनाइज कर दिया है उस इंसान को, बिकॉज शी इज नॉट फ्रॉम अमंग देम. उन्होंने तो ये भी कहा कि बस कन्वर्ट भी जबरदस्ती कर दिया. दूसरी बात मैं ये राबिया कहना चाही थी कि जब उनकी फोन पे बात होती है ना आयशा की, तो वो कहती है कि अपने माँ बाप से दूर. तो बहुत अच्छा उसका थॉट प्रोसेस था कि यू नो तुम फैमिली से दूर नहीं रह सकते. आई हैव रियलाइज दैट. बट देन I'm not a scholar or anything, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जब आपके माँ बाप आपसे कहते हैं कि आप अपनी बीवी को तलाक दें, you are not supposed to listen to them. So here I hope and I wish that the drama will actually correct this at some point. आई डोंट थिंक ड्रामा विल गो इनटू सो मेनी डिटेल्स. मुझे ऑनेस्टली लगता है, मुझे लगता है कि बस एक एग्रेसिव खानदान दिखाया है, क्योंकि देखो स्क्रिप्ट में यहाँ पे मुझे थोड़ी वीकनेस नज़र आती है. मुझे लगता है वो कुछ और तरीके से उसको ब्लैकमेलिंग दिखाते या उसको वो इमोशनली ब्लैकमेल करते, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकते हैं, कहते हैं ठीक है मैंने तलाक दे दी, वो प्रिटेंड कर ले कि मैंने तलाक दी है, यू नो फॉर दैट मैटर, और बाद में इस चीज़ को हैंडल करे. या आयशा मरियम को लेके आ भी सकती थी पाकिस्तान इससे पहले कि उसकी शादी, और बोलती कि नहीं मैं तो आ गई, अब आप लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो दोनों मिल के सब चीज़ों को डील कर लेते जो भी होता. सो बहुत सी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं किए ड्रामे ने, तो शायद थोड़ा सा एक्सक्यूज़ बेहतर कर सकते थे. बट आई एम क्यूरियस टू सी कि वो औरत है कहाँ जिससे इसकी शादी हुई है, उसको क्या हुआ, क्योंकि वो अभी जो प्रेजेंट टाइम लाइन जब दिखाते हैं उसमें तो हमें वो नहीं दिखाते. सो व्हाट हैपेंड. सो जो कहानी में हुआ क्या, वो जो क्यूरोसिटी है ना वो आपको पकड़ के रखी हुई है, एंड यू वांट टू कीप वाचिंग इट. हाँ, उन्होंने बिल्कुल भिनक भी नहीं पड़ने दी है कि हुआ क्या उसके बाद. सो एक्चुअली बाकी तो हमें थोड़ा बहुत पता था, वी वर आस्किंग क्वेश्चंस. सो आई एग्री. आई एम आल्सो थिंकिंग कि हुआ फिर निकाह कि नहीं, व्हाट हैपेंड, उसके बच्चे हैं नहीं हैं, क्या हुआ. आई एग्री. हाँ, और देखो बाप भी जो है वो बिल्कुल गिल्टी नहीं है. अभी बाप अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो बाप इज़ नॉट गिल्टी, भाई इज़ नॉट गिल्टी, इट्स ओनली कनीज़ फातिमा उस गिल्टी. इनफैक्ट खानदान में कोई इस चीज़ पे बात भी नहीं करता, बच्चों को पता भी नहीं है. तो वो यंग लड़का भी दिखाया है जब वो लेकर आते हैं ना निकाह के वक्त अंदर, तो वो लड़का ही है जो आई थिंक खिज़र का ही बचपन दिखाया है. वो चला जाता है, वो उन्होंने एक सीन दिखाया जहाँ वो नोटिस करता है कि बाप और चचा क्या बात करें, देन ही गोज़ आउट. तो nobody in the family is realizing what they have done even in present time, and कनीज़ फातिमा भी बस एक गिल्ट में रह रही है. नहीं, उनके सॉरी राबिया, एक मिनट. उनके दादा तो रियलाइज कर रहे होते हैं, बार बार वो कह रहे होते हैं कि हमने बहुत बुरा किया है. पिछले एपिसोड्स में ही सेज इट अगेन एंड अगेन. नहीं, नो ही टेल्स कनीज़ फातिमा बस जो होना था वो हो गया. ही डज से दैट जो नहीं होना चाहिए था, बट वो कुछ और भी कहते हैं उसको नलिफाई करने के लिए. लाइक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लाइन, बट मुझे नहीं उनका मुझे उनकी गिल्ट ऐसे नहीं नज़र आती जैसे जैसे कनीज़ फातिमा की है. सो एंड मुझे शिकवा है उनसे इस चीज़ पे. लेकिन मुझे जो आयशा ने किया ना वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था. एंड आई वाज लाइक ये बड़ा अच्छा इन्होंने दिखाया कि देखो एक औरत है जो एक अच्छा रिप्रेजेंट करें कि आप कन्वर्ट्स को हमेशा जज करते हैं, बट समटाइम दोज कन्वर्ट्स आर बेटर मुस्लिम्स, हैव अ बिगर हार्ट देन रियल, यू नो नॉट रियल मुस्लिम्स बट मुस्लिम पीपल हु हैव बॉर्न मुस्लिम्स. उनसे भी ज़्यादा बेहतर उनका दिल होता है, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे हैव शोन इन आयशाज़ केस. बस अब देखते हैं आगे क्या होता है. खैर मोस्ट ऑफ वो अली उसको तलाक दे देगा, अली उसको तलाक दे देगा. और ये पूरी कहानी सुन के ना मुझे खिजर के ऊपर और भी गुस्सा आ रहा है. सो आई जस्ट लाइक आई वांट टू हैव अ पंचिंग बैग. एंड तो लेट्स सी, क्योंकि अभी उनकी कहानी उन्होंने बिल्कुल अधूरी छोड़ी हुई है. या आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा विच इज़ अगर तुम साथ हो. अगर तुम साथ हो. जी, कैसी लगी आपको इस हफ्ते की एपिसोड राबिया? एपिसोड मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, लेकिन और मज़ा आ रहा है देख के. एंड कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, लेकिन बेसिक जो वीकनेस मुझे लग रही है ना वो मुझे थोड़ी बेवकूफ़ी की बात भी लग रही है कि फ़रहान ने साहिर को बोला है, नहीं साहिर ने फ़रहान को बोला है कि तुम किसी को कांटेक्ट नहीं करना, माँ बाप से भी नहीं. अरे ये क्या बात हुई. ये बिल्कुल एक वो ये थोड़ी सॉरी मुझे लगता है ये लॉजिकल है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम माँ बाप से भी बात नहीं करना क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्ट होगा, तुम बहन से भी बात नहीं करना, और बहन और कोई बता भी नहीं रहा उसको. इतनी बड़ी बात हो रही है, अगर वो आएगा भी तो एक हफ्ते के लिए आएगा ना शादी पे, फिर चला जाएगा. सो मुझे लगता है ये एक ज़बरदस्ती की चीज़ इस पर ठूसी हुई है जो मुझे स्क्रिप्ट में बैठती हुई नज़र नहीं आ रही है.
आई टोटली एग्री विथ यू एंड आई थिंक कि बल्कि इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट बेटे को दे दिया है तो बाप तो रोज फोन पे उससे बात करेगा कि अच्छा तुमने क्या किया, वो भी अपडेट देगा। सो डजंट मेक सेंस। या तो फिर वो एक दिन की बात होती, ठीक है, किसी वजह से वो मंगनी हो रही होती, अब क्योंकि वो तो निकाह भी होना है आगे जाके, तो इतने दिन बात नहीं करना डजंट मेक सेंस। सो आई एम टोटली ऑन द सेम पेज एज यू। However, I really liked the way the story went other than this. So वो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो हमें धकेल रहे हैं एक जगह पे क्योंकि उनको ये कहानी सुनानी है हमें। क्योंकि now I'm totally for Farhan and Ramsha and I don't want her to actually end up with Sahir. You mean you want Sahir and Ramsha and not Farhan? No, I want Ramsha and Farhan together. I don't want Sahir. Is such an evil, planning, sinister, scheming guy. I don't want him. Yeah. थोड़ी मैं सरप्राइज भी हूँ बिकॉज मुझे लगता है अमीर गिलानी एंड यू नो मावरा, आई एम सरप्राइज दे चोज दिस स्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस साजिशें, बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, किस तरह कहानी पैन आउट करती है। बट येस, इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि साहिर ने कैसे सब चीज़ें प्लान की और वो कितना जेन्युइनली रमशा से बात करके अपनी बात कह रहा था कि रमशा बिल्कुल पिघल ही गई, यू नो। एंड बट थोड़ा सा मुझे लगा कि हमें आपने यही हिंट दिया था कि रमशा जो है वो इंटरेस्टेड है फरहान में, यू नो, और उसका कुछ है, थोड़ा बहुत उसकी इंक्लिनेशन है, लेकिन उसने तो एक सेकंड भी नहीं दिया। इनफैक्ट जब फरहान की बहन बोलती है तो उसने कहा फरहान ने मुझसे कभी बोला ही नहीं, तो बड़ी अजीब सी चीज़ लगी मुझे वो भी, यू नो। सो वो आई थिंक यही बात थी ना कि जब आपको कोई अच्छा लगता है लेकिन आगे से, सो ओके, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस, अबाउट रमशा's कैरेक्टर इज कि अभी तक हम, अब रिसेंटली हम ड्रामों में देखते आए हैं कि लड़कियां जो है वो प्रपोज कर रही हैं, लड़कियां जो हैं दे आर वेरी आउटस्पोकन और दे स्पीकिंग देयर माइंड, दे कम्युनिकेटिव। सो मुझे ये था कि रमशा इज दिस पर्सन हु इज वेरी रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स, जो वो कदम नहीं लेंगी कि आगे जाके प्रपोज कर दें, लेकिन वो बाकी सब चीजें वैसे कर रही होती है। जब शी वॉज ओके विथ हर पेरेंट्स चूजिंग द पर्सन फॉर हर, शी डिड टॉक टू साहिर, वो थोड़ा सा पीछे हट गई, उसने ये नहीं कहा कि मुझे टाइम चाहिए, विच आई विश वो कहती। उसने नहीं कहा बिकॉज उसने देखा सभी खुश हैं, सब जानते हैं साहिर को, इट्स अ फैमिली थिंग, सो इट्स ओके। So she's a little hesitant. So she has some of the things that makes her independent, but she will not go put herself out there and you know and speak her mind completely. हाँ, लेकिन आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि स्टोरी में वो जो ये दिखाया है कि वो बिल्कुल फरहान से जिक्र भी नहीं करती अपनी मंगनी का, और फरहान को की तरफ इंक्लाइन, मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती। मुझे वो अजीब सा लगा बिकॉज उन्होंने क्लियरली पहली 2 एपिसोड्स में यही दिखाया है दैट देर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल बिटवीन फरहान एंड रमशा, जो रमशा और साहिर में मुझे नहीं नज़र आ रहा कहीं से भी, यू नो। साहिर की तरफ से था बट नॉट फ्रॉम रमशा साइड। तो ये मुझे 1-2 लूप होल्स कहानी में लगे। इंटरेस्टिंग ये बात है कि ठीक है जी, फरहान चला गया है, अब फरहान का जो पागलपन या जुनूनीपन है वो अब हमें नज़र आएगा जब फरहान को पता चल जाएगा कि साहिर ने मंगनी कर लिया है। अब वो आगे क्या करेगा, आई एम क्यूरियस टू नो दैट, एंड विल रमशा बी ओके विद इट? क्या रमशा को यकीन करेगी उसकी बात पे? क्योंकि अब तो किसी को पता भी नहीं अदर देन उसकी बहन को उसकी बात पे यकीन भी नहीं करेगा, उसकी रेपुटेशन भी बुरी है। तो ये बड़ा क्लासिक किस्म का साजिशी ड्रामा हो गया एक्चुअली। यस, दैट इज ट्रू, हो गया है। एंड उसने कहा था फरहान ने तानिया से कि अगर मैं तो आई किल द गाय हु कम्स इन बिटवीन मी एंड रमशा, तो हमें थोड़ी सी हिंट मिल गई थी। आई डिड वांट टू क्वेश्चन कि जब साहिर ने भेजा इनको फरहान को, तो मेरे क्योंकि पहली 2 किस्तों में ना मेरे दिमाग में ये था, हाँ रमशा एंड फरहान का कपल तो बड़ा अच्छा बैठेगा, लेकिन फरहान isn't doing anything, he's so non-serious and you know nobody looks at him as someone who's responsible. How will he stay like that? Will Ramsha be okay? मुझे वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था रमशा का, जो उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, you're okay, वो जब उसे मिलने आया था जाने से पहले फरहान, I don't think you need to change because everybody else has been telling Farhan that he's irresponsible. I also felt he's irresponsible to a certain extent. So will actually साहिर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांगी है, क्या फरहान एक्चुअली कुछ बन जाएगा वहां जाके एंड देन उसकी कुछ से होगी फैमिली में when he asks for रमशा? लेकिन उस सबसे क्या फ़र्क पड़ेगा, रमशा की तो मोस्ट प्रॉब्ली शादी हो चुकी होगी अगर हम साहिर के प्लान के मुताबिक जाएं तो। साहिर ने तो यही सोचा ना, वो तो कह रहा है तुम आओगे नहीं वापस जब तक सब कुछ ना हो सके, और वो शादी जल्दी कर रहा है, तो उसका तो प्लान पूरा ऐसा कंफर्म्ड है कि मैं तो शादी करके रहूँगा। ये और बात है कि आई एम श्योर ड्रामे में ट्विस्ट दिखाएंगे कि उसकी शादी से पहले फरहान आ जाता है। आई डोंट थिंक कि शादी हो पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी। आई थिंक समवन इज गोइंग टू टेल फरहान, और वो नवीन भी तानिया भी बताने वाली थी, रह गई। अच्छा, नवीन का कैरेक्टर वेरी क्विकली, डज इट हैव टू बी दिस टॉक्सिक एंड कंस्पिरेटोरियल? बिकॉज ये तो मिली भी है साहिर से। उससे ज़्यादा डेस्परेट
खाना खा के जाना ना, मैंने ये बनाया है और मैं ये कर दूँ, बहुत ऑफ लग रहा है मुझे, सॉरी। हाँ, आई थिंक वो थोड़ा-सा, या तो फिर आप उसको भी एक जिस तरह आपने दिखाया था जाने जहाँ में, कि उसकी भी एक जर्नी होती है एंड शी स्विचेस साइड्स, बिकॉज़ अगेन आई एम क्वेश्चनिंग व्हाई वुड सिरहा जस्ट टेक दिस कैरेक्टर, कि उसको जब यकीन हो जाएगा कि फरहान इज़ रियली, एंड आई वांट टू सी दैट जर्नी बिकॉज़ आई वांट टू सी सिरहा इन अ रोल व्हिच इज़ मोर देन दिस। अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वन डायमेंशनल लग रहा है। आई थिंक नेगेटिव ही रहेगा उनका रोल, उसका रोल नेगेटिव ही है। मुझे नहीं लगता उसकी उसकी रिडेम्पशन या उसका हम कुछ भी चेंज होना देखेंगे। वो साहिर की तरह वो भी उसको पसंद करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे ये चाहिए। तो साहिर और वो दोनों जो हैं अपने अपने मकसद के लिए कर रहे हैं। ओके, आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग, कि जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, उसने 27 मार्च कहा कि निकाह कर दें, और ये अगेन इट्स अ वेरी टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा अकरेंस दैट आई सी, कि सब लोग कहते थे हाँ हाँ कर दें, एंड यू नो कैमरा एक तरफ से फोकस कर रहा था उसकी शक्ल के ऊपर, रमशा की शक्ल पे। शी वाज नॉट हैप्पी एक्सप्रेशंस। पहले उसने कहा कि फरहान को आएगा, सो ठीक है आपने दिखा दिया कि फॉर हर फरहान्स प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद शी वाज नॉट हैप्पी, बट नोबडी वाज नोटिसिंग इट। और ये आप बार बार ड्रामों में दिखा रहे होते हैं कि एक कैरेक्टर खुश नहीं है लेकिन कोई भी नोटिस नहीं कर रहा, सो वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है। अच्छा, मुझे लगा वो नाखुश नहीं है, वो थोड़ी सी टेकन अबैक थी और खामोश हो गई थी। तो मुझे नाखुश नहीं लगी, वो खामोश हो गई थी। एंड आई थिंक ये चीज़ ऐसी थी जो बाद में भी एड्रेस हो सकती थी। तुम्हारी बात सही है, वो दूसरे केसेस में मैं एप्लीकेबल मुझे लगती है, इस वाले केस में मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि वो बाद में भी एड्रेस हो सकती थी। और वो सब उनको लगा कि भाई साहिर जो है वो तो बिल्कुल सॉरी फरहान जो है वो कुछ करता ही नहीं, अब गया है तो उसको नहीं करो, क्योंकि वो तो वापस आ जाता। दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, बड़े ये सोच रहे हैं, फिर भी मुझे समझ आ जाती है कि बड़े कह रहे नहीं भाई वो फाइनली सीरियस हो रहा है, लेकिन Ramsha should have called him and Ramsha should have spoken to him for sure. I totally agree with you. Okay. Yeah, ठीक है। आप दिल वाली गली जल्दी से करना चाहती हैं तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ड्रामा? दिल वाली गली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज दैट इज एक्चुअली दी ओनली रमजान ड्रामा दैट आई एम फॉलोइंग रेगुलरली। बहुत सारी बातें हैं टू डिस्कस, बट इन जनरल मुझे लग रहा है कि दिल वाली गली बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस को लेके आगे चल रहा है, और जो मुझे बेस्ट कॉन्वर्सेशन लगी है वो मुझे बाप और बेटी का जो कनेक्शन है, जो डीजू और उनके अब्बा का है, जिस पे वो दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन वो ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हर, एंड स्पेशली बिकॉज इट्स अगेंस्ट हिज एल्डर सिस्टर। और फिर वो बाद में थोड़ा सा जो है ना बैकफुट पे भी खेलने लगते हैं, वो समझते हैं शायद उन्होंने गलती करी है। सो आई एम रियली एंजॉइंग ऑल ऑफ दैट। अच्छा, मुझे तो इश्तियाक का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है एंड आई एम सो ग्लैड साकिब सुमीर इज़ डूइंग दिस कैरेक्टर, बिकॉज हमेशा हम उनको ना नेगेटिव कैरेक्टर में या एक छोटे से कैरेक्टर में साइड पे देखते हैं। वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, उसकी अपनी वैल्यू होती है फॉर श्योर, आई एम नॉट डिनाइंग इट, एंड ही इज़ डन रियली ग्रेट कैरेक्टर क्या बोलेंगे, कैरेक्टर रोल्स यू नो। लेकिन ये जो रोल है ना, ये जो कैरेक्टर है, ये पॉजिटिव है, ये अपलिफ्टिंग है और ये बहुत मज़े का है। एंड वो जिस तरीके से बात करते हैं सॉरी और वो जिस तरीके से अपनी बीवी को समझाते हैं, अपनी सास को समझाते हैं, इवन मुज्जी को, दैट इज़ सच अ ग्रेट कैरेक्टर एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय साकिब सुमीर। Yes, totally, I agree. Ishtiyaq is also, Saqib is carrying this role and really adding to the flavor of the drama. सिर्फ मुझे उस्मा हसन का कैरेक्टर तमकीनत का इतना नेगेटिव लगता है, but मुझे sort of, you know, you've seen people like that also, so I will not call it toxic, although it might be, because it's very believable in a lot of ways. तो इसलिए, और वो बैलेंस ऑफ आउट बड़ा अच्छा कर रहा होता है। और जो अम्मा का कैरेक्टर है, सबा फैसल कैरेक्टर, इट्स वो भी जो उन्होंने हरकत करी थी स्टाफ रूम चेंज करने की, वो ऐसी मुझे वो लग रही थी, रियल लग रही थी, कि ये गुस्से में जो है ना अपनी सब कुछ करना चाह रही हैं और इंसल्ट भी कर रही हैं, शर्मिंदा भी कर रही हैं, एम्बैरेस भी कर रही हैं और बदतमीजी भी कर रही हैं। सो सम ऑफ द सीन्स इन दिल वाली गली आर रियली प्लेड आउट वेल। सिर्फ आई हैड अ प्रॉब्लम विथ वन थिंग, इफ यू वांट टू से समथिंग। नहीं, क्या चीज़ से इशू था तुम्हें? भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी कि व्हाई डिड मुज्जी हैव टू सी दैट वीडियो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज मदर हैड डन। व्हाई वाज ही नॉट लिसनिंग टू व्हाट टीचर वाज टेलिंग हिम? नहीं, आई अच्छा, मुझे नहीं लगा ऐसा कोई इशू है, बिकॉज उसकी माँ ने शुरू में बड़े अच्छे से बनाया था। देखो उसकी माँ ने क्या बताया, एंड मुझे सी दिल वाली गली ना, मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ना एक यंग कपल की के जो चैलेंजेस होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, उसको बता रहा है। और इट्स नॉट जस्ट मुजीज़ मदर, इट्स डीजूज़ फैमिलीज ऑल्सो। उसकी माँ और उसकी बहन कितना कुछ उसको बोलती रहती हैं डीजू को, हर वक्त उसकी माँ तो पीछे पड़ी हुई है, यू नो, कि उठाओ, जाओ जाओ जाओ, ये करो वो करो, मुझे क्या केस बोलती रहती है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हद तक रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है चीज़ों की।
मुझी की माँ ने जिस तरीके से उस सीन को बताया था, उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो आए थे अटैच बाथरूम पे, उन्होंने शोर मचाया था, मैंने अटैच बाथरूम दे दिया तो वो चल करके चले गए। उसको तो सारी बात नहीं पता थी, उसको नहीं पता था कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, राइट। और उसके बाद वो डीजू के पास गया था जब डीजू ने बोला, लेकिन उससे पहले तो माँ और सब कुछ देख देख के वो भरा हुआ था। बहुत ही मुझे लगता है एक नेचुरल, जो एक मर्द जिस चीज़ से गुजरता है वो उन्होंने दिखाया कि कहीं वो डीजू की तरफ सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर माँ की स्टोरी से वो हो जाता है कि, और वो देख रहा था कि देखो उसकी भी तो पेशेंस ख़त्म हो रही थी, क्योंकि डीजू मुसलसल कंप्लेन कर रही थी। वो अलहदा बात है कि डीजू की कंप्लेन जस्टिफाइड है नहीं है, वो एक और चीज़ है, बट वो कॉन्स्टेंटली बोल रही है ना। एंड मुझी का कैरेक्टर अगर तुम देखो शाजिया, तो फंस गया है उसकी इज्जत का सवाल भी है, उसकी ईगो भी है, माँ के सामने भी शर्मिंदा हो रहा है, पूरे स्टाफ के सामने शर्मिंदा हो रहा है, अपनी बीवी के सामने भी शर्मिंदा हो रहा है। तो ऑल दिस प्रेशर इज़ गेटिंग टू हिम। तो मुझे लगता है एक बड़ी रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाई है कि एक मर्द के ऊपर कितने प्रेशर होते हैं। येस, वी ऑल वांट हिम टू बी ब्रेव इनफ टू वॉक आउट द वेरी फर्स्ट डे, यू नो, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। एंड वो स्लो प्रोसेस होता है जो उसने फाइनली स्टेप ले लिया, उसने अब ही इज़ वॉकड आउट, यू नो, और उसके बाद वो सो भी रहा है बेचारा गोदाम में जाके। Okay, so I think I didn't explain what I wanted to say. I'm not saying that Diju should have Muji should have taken his time, but what I'm saying is कि जिस तरह reveal हुआ through the video, it could have been a better way. They should have had a conversation, Diju and Muji, जिसमें उसको ये यकीन आ जाता, या वो बात करता घर में किसी से, इश्तियाक से, और जो बात भी उसने करी तो फायजा ने फिर वीडियो दिखाई, लाइक आई वांटेड, बिकॉज वीडियो तो हर किसी के पास नहीं होती ना प्रूफ के लिए, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से, कि वो बिल्कुल सही है कि वो माँ की भी उसको सुनना था, और वो कह रही थी कि वो सोच रहा था कि डीजू बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, एंड डीजू आई फेल्ट ओवर हियर वाज स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट हर फैमिली, क्योंकि उसको अपनी और उसकी बहन बहुत बुरी बुरी बातें करी थी, उसको समझ आता है, अम्मा सॉर्ट ऑफ इन बिटवीन थी, लेकिन डीजू के पास अम्मा के लिए भी जवाब होते थे। Here I felt मुझी could have, but maybe तुम्हारी ये बात सही है कि लड़कों को शायद ज्यादा टाइम लगता है। 2-3 डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, आई रियली लाइक्ड इट। आई थिंक उसके दोस्त ने कहा था कि लड़कियां तो सब कुछ छोड़ के आ जाती हैं, उनका तो तकिया भी उनका नहीं होता है, और यहाँ हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें भी टू सर्वाइव, हम तो बिल्कुल अपने ही घर में रह रहे होते हैं। आई थिंक ये बड़ी रिमाइंडर्स होते हैं छोटे छोटे, जो एक्चुअली it hit me also when he said it, and when a guy is saying these things then it just hits better. आई थिंक मुझी जो है ना वो मुझे लगता है, एज आई सेड, मैं रिपीट ही कर रही हूँ शाजिया, यही होता है ना जब मियाँ बीवी साथ रह रहे हो, तो वो सुन रहा है उसकी इधर की बातें उधर की बातें। तो वो कॉन्वर्सेशन की छत पे हुई थी, लेकिन उसने डीजू की बात का यकीन नहीं किया था, क्योंकि उसके ऊपर 8 दिन का या 6 दिन का गुबार छाया हुआ था। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। डीजू की अपने इशू है, डीजू भी उसकी बात नहीं। तो मुझे तो कहानी अच्छी इसलिए लग रही है कि वो दिखा रहे हैं कि एक यंग कपल कैसे नेविगेट करता है, और क्या प्रेशर होते हैं, और किस तरीके से कोई भी उनकी चीज़ को नहीं समझता, और वो बहुत सी चीज़ों को नहीं सही तरीके से हैंडल कर पाते या समझ सकते, या उनकी चॉइसेस किस तरीके की होती हैं। तो ड्रामा यही आपको दिखा रहा है एक्चुअली, यू नो। Yeah, okay. The father and the daughter, I'm loving their conversations. एंड में जब उसको गुस्सा भी आता है वो, बिकॉज उसको ये भी बड़ी रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है कि घर में भी कोई अच्छे हालात नहीं है, जो वो आके बैठ गई है, इधर से भी सुन रही है उधर से भी सुन रही है, फिर अब्बा की मजबूरी देख रही है, तो शी सेज कि अच्छा मैं जा रही हूँ, फिर अब्बा जिस तरह जाके उनको रोकते हैं। आई लव द केमिस्ट्री दैट दीज टू एक्टर्स हैव ऑन स्क्रीन। बट डायलॉग बहुत अच्छे थे वहाँ पे भी। वो पूरा बाप माँ के अगेंस्ट बार बार उसको बोलता है मेरी बेटी में, यू नो, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। वो कहता है मैं लड़की वाला हूँ तो क्या मतलब है मैं नीचे बैठ जाऊँ सबके। तो मुझे जो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी वो ये कि दिल वाली गली जो है ना, वो एक बड़ा क्लासी ड्रामा है। उसमें आप मुस्कुराते हैं, आप कह के मार के हंस नहीं रहे होते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट आप मुस्कुरा रहे होते हैं, एक मज़े की फीलिंग आपको आ रही होती है। कैरेक्टर्स आर सो इंटरेस्टिंग। अब जो तुम किन्नत का कैरेक्टर बोल रही हो, इवन इफ शी इज़ टॉक्सिक, आई एम एंजॉइंग दैट कैरेक्टर, बिकॉज उसमें उन्होंने शुरू में मजाक का एलिमेंट डाला है, और अभी भी मजाक का एलिमेंट डाला हुआ है, और फिर अब तो उसका एक दुख भी बताया, जो अभी रिसेंट केस में वो इश्तियाक को बोलती जाती है क्योंकि मैं ये हूँ, मोटी हूँ, मैं बांझ हूँ, ये। तो दिस इज़ वन कैरेक्टर जो आपको सामने से लगेगा कितनी बदतमीज़ सी नंद है, बट एक्चुअली तो उसके अंदर के इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसकी ज़िंदगी के इतने शिकवे शिकायत हैं अपने आप से और आसपास से, जो उसको इश्तियाक को भी कहती है कि अब तुम जाके फ़ायदा को ये करते हो वो करते हो, कि वो
इधर उधर देख ही नहीं रही और शी इज़ बिकम दिस चलता फिरता नेगेटिव थिंग, यू नो। और तो हर कैरेक्टर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, हर कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी है, अपनी एक स्टोरी, और आप बोर नहीं होते। जब दुर्दाना ही है ना उनका नाम, मैडम दुर्दाना, और वो उनकी बेटी और इश्तियाक, उनके सीन भी आते हैं तो शाज़िया आप बिल्कुल बोर नहीं होते, आपको मज़ा आ रहा होता है, आप सुन रहे होते हैं। एंड इश्तियाक तो आई एम लाइक विद एवरी एपिसोड यू बिकमिंग अ बिगर फैन ऑफ दैट कैरेक्टर, यू नो। Totally. And you know what Dilwali Gali Mein is doing? It's not fluffing up the idea of marriage or love marriage. क्योंकि जब वो अपनी डीजू अपने अब्बा से बात कर रही होती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है तुमने गलती कर दी। उसने कहा बाकी जो प्रपोजल्स थे वो कौन से अच्छे थे, उसके साथ ये प्रॉब्लम थी, उसके साथ ये। सो इट्स नॉट एज इफ शी इज लुकिंग थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस एट मुझी, लेकिन वो कहती है उन सब में एटलीस्ट इसका दिल तो साफ था, ये अच्छा इंसान था। फिर वहां जब वो उससे बात कर रहा होता है मुझी उसके फ्रेंड से, तो वो कहते हैं कि एक्चुअली तुम तो अपने घर के हालात से भाग रहे थे, इसलिए तुमने उसे, तुम जहाँ खुद नहीं रहना चाहते थे वहां तुम लेकर आए। और फिर वो बेचारा कहता भी है, जिसपे उसकी बहन कहती है अच्छा अब रुक जाओ, कि ही सेड कि मैं कभी किसी घर में ही नहीं रहा, मैं तो स्कूल में रहा, मैं तो अपनी प्रिंसिपल के साथ रह रहा था पूरे वक्त। सो all those realities were part of his growing up experience. और एक और मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी जब वो कहता है ना उसे, मुझे टीचू से, कि तुम्हें हो रहा होगा कि तुमने शादी गलत बंदे से कर ली, तुम रिग्रेट, तो कहती है नहीं मुझे बस तुम पे गुस्सा आ रहा है। वो कितनी ज़बरदस्त बात थी, लाइक वही ना, ज़फ़र मिराज की राइटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि the couple can get angry at each other, that doesn't mean that they hate each other, and that's the key point कि आप एक दूसरे के साथ गुस्सा हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ें छोड़ के चले जाएं। अभी तक उन्होंने जाने की बात नहीं की है, दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट थिंग्स एंड ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू व्हाटएवर इज हैपनिंग, यू नो, इवन दो दे आर एंग्री एट ईच अदर। And I think it's wonderful, it's amazing कि आपने एक कहानी दिखाई जिसमें आप कह रहे हैं कि हाँ लड़के को अपने घर से अलग होना है, लड़की को भी अपने घर से अलग होना है, एंड आप प्रीची नहीं बन रहे इसमें कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दे डोंट हैव अ चॉइस राइट नाउ, और वो खुशी खुशी जाके अपना घर भी ढूंढ रहे हैं। फिर वो कैलकुलेट करिए कि अच्छा इतने जाएंगे रेंट पे, इतने जाएंगे इसमें मैं कम। And it's okay to show that now because I haven't seen that in most dramas. हमेशा ये होता है कि माँ बाप को छोड़ के कहाँ चले जाओगे क्या हो, which is also another sad aspect of life. I'm not saying it's not there, but उन्होंने जिस तरह कहानी को navigate किया है, आगे लेकर गए हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है कि ये दोनों अपने लिए कोई घर ले रहे हैं ताकि सुकून का। शुरू किससे हुआ कि हमें प्राइवेसी चाहिए, शुरू किससे हुआ कि हमारे पास अटैच बाथरूम नहीं है, बट एक्चुअली देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स अराउंड देम। और अब जब उसका दोस्त भी कहता है ना, वो पता नहीं वो दोस्त कहता है कौन कहता है कि हाँ ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि लड़के जो कपल्स हैं वो हनीमून मनाने इसी तरह छोटे छोटे होटल्स में जाते हैं बिकॉज मरी जाना इतना महंगा हो गया। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन थी जो उन्होंने बताई कि ना सिर्फ ये कि इट्स एक्सपेंसिव फॉर अ यंग कपल टू टेक अ हॉलीडे और गो ऑन अ ट्रिप, एंड ऑल्सो कि प्राइवेसी आपको नहीं मिलती जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो वो ये ड्रामा बहुत साइलेंटली बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की बात कर रहा है। अच्छा जी ये बताएं कि तमकिनत जो है वो किसका लंच खा रही होती हैं हर बार? तमकीनत किसका लंच खा रही थी? ओह! मैंने तो ये सोचा नहीं, राबिया आप बता दें प्लीज़। बच्चों का ही खा रही है। आई एम अज्यूमिंग देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू लंच बॉक्स और देयर इज़ अ होल सैंडविच जो मुझे वो खुद तो बनाती हुई नज़र नहीं आई, वो तो सब्जी वब्जी सॉर्ट आउट कर रही होती हैं, तो आई थिंक वो बच्चों का लंच खाती है। यू आर राइट, यू आर राइट। मुझे खैर वो बड़े फ़नी सीन लगे। अब मैं इसके ऊपर गौर करूँगी अभी आज रात की एपिसोड देखकर कि वो कहती है बखार, बखार क्या होता है? बखार नहीं होता। आई एक्चुअली स्टार्टेड लाफिंग आउट या लाउड व्हेन, और वो आए थे वो मिनिस्टर तो चले गए गुस्से में, अब उन्होंने घर पे बुलाया एंड देन आई अंडरस्टूड शी सेड कि 5 लाख की तुमने डोनेशन मेरी ख़त्म करी है। इसी तरह चल रहा होगा इन लोगों का भी स्कूल, तो वो तो बहुत बड़ी या चीज़ है। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर द डे फ्रॉम दिलवाली गली। यस, आई एग्री, देखते दैट्स हैं अब ऑल। आगे जाके उनके साथ क्या होता है, बट इट्स कीपिंग अस एंटरटेन्ड दिस रमज़ान। Totally, it's amazing. I love it, and I have to catch up with Ishti Shashni anyway. Okay, thanks for watching. चलें जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Khuda Hafiz.